Good morning. My name is Rajkumar, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Ghaziabad. This is the third video on environment and sustainable development. In this video, we study the steps to attain sustainable development. Let's start. Meaning of sustainable development. According to United Nations Conference on Environment and Development, sustainable development is the development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफ़िल करना है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर, मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग to all the opportunities to satisfy their aspirations for a better life। ये कॉमन फ्यूचर में एक डेफिनेशन दी गई है, एक रिपोर्ट थी द कॉमन फ्यूचर, उसमें एक डेफिनेशन है मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, यानी कि सभी की बेसिक नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, वो चाहे प्रेजेंट जनरेशन है चाहे फ्यूचर जनरेशन है, चाहे रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है चाहे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और सभी के लिए जो है एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर की जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, इनकी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, particularly the poor majority, for employment, food, energy, water, housing, and ensure growth of agriculture, manufacturing, power and service to meet the needs। एडवर्ड के अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, मेनली पुअर मेजॉरिटी की, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग इंश्योर होना चाहिए, और इसके लिए हमें इंश्योर करनी होगी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को भी इंश्योर करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एंड सेकेंड वन कि वी ट्राई टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी रिच सेक्शन के साथ साथ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की भी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये दो मेन पॉइंट आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से निकल के आते हैं। स्टेप्स टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 1, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे बहुत इफ़िशिएंट मैनर में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसे कंजर्व किया जा सके, और साथ साथ हमें अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके प्रोडक्शन को या उसके क्रिएशन को प्रमोट करना चाहिए। ये पहला हो गया। सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे जो वर्ल्ड का इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी को हमें जो है प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम से हमें एक्सट्रैक्शन कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और जिससे कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम की जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो बनी रहे, और सभी जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट ना हो और वो एनवायरनमेंट में बने रहें, और इकोलॉजिकल जो साइकिल हैं, जो फूड चेन साइकिल है या जो भी जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं वो अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को जो है प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड हो, या उनके सामने या उनके लाइफ को कोई जो है थ्रेट या कैसे तो रिस्क जो है क्रिएट हो।
जैसे आज अगर हम अपने एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं तो फ्यूचर जनरेशन को अपनी हेल्थ के कंसर्न के लिए बहुत ज़्यादा जो है खर्च भी करना पड़ेगा और उनके जो फ्यूचर हैं, जो उनका फ्यूचर है वो रिस्क में चला जाएगा। तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और व्हीकल से जो निकलने वाला पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे और फ्यूचर जनरेशन के सामने कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट ना हो। फोर्थ, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉल्यूशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज लाइक a plimsoll line of the ship which is its load limit mark। यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको हमें एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर लाना होगा। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये एक टाइप की लिमिट है, पॉपुलेशन जो है लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एनवायरनमेंट में होगी तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा, उसका सस्टेन तरीके से अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाएगा। जैसे प्लिमसोल लाइन, शिप होता है पानी का जहाज़, उसमें एक लाइन होती है, वहाँ पर जब सामान लोड किया जाता है, जब उस लोड सामान से ज़्यादा सामान हो जाएगा तो वो जहाज़ के डूबने के चांस होते हैं। तो हमें जहाज़ एक टाइप का एनवायरनमेंट मान के चलना चाहिए और पॉपुलेशन क्या है, लोड है। तो हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए और वो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट होनी चाहिए, सो दैट एनवायरनमेंट कैन परफॉर्म देयर टास्क इन अ एफिशिएंट मैनर। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए वो इनपुट इफ़िशियंट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम इनपुट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर सकें, ना कि इनपुट कंज्यूमिंग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सपेक्टेड ऑन आवर सस्टेनेबल बेसिस, दैट इज रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पर यूज़ होने चाहिए, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एनवायरनमेंट से जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वो उसकी रीजनरेशन रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमें अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट से पेड़ों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर्स के लिए पेड़ों की ज़रूरत है, बुक यानी पेजेस बुक बनाने के लिए या कागज़ के लिए पेजेस बनाने के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है। तो हमें हमारी जो ज़रूरतें होनी चाहिए, जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए एनवायरनमेंट से, वो एनवायरनमेंट की रीजनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंजम्पशन के साथ डिप्लीट हो जाते हैं, जो कंजम्पशन के साथ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमें इनको जो है कंज्यूम करना चाहिए, तो इनकी जो रेट है, डिप्लीशन रेट इतनी होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि नए जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जनरेट हो रहे हैं उससे कम ही होनी चाहिए। यानी जितने भी हम कंज्यूम कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, उससे ज़्यादा हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लास्ट, इनएफिशिएंसीज अराइजेस फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। जितने भी इनएफिशिएंसीज एनवायरनमेंट में आ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, उसे हम लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेन तरीके हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट को तो स्टडी करेंगे। एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज, सीएनजी इन अर्बन एरियाज, विंड पावर। फिफ्थ,
solar power and photovoltaic cell. Sixth, middle mini hydel plants. Seventh, traditional knowledge and practices. Eighth, बाइकम्पोस्टिंग. नाइन्थ, बायोपेस्ट कंट्रोल. अब हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी are those source of energy which are used from a long period of time, and nowadays these source of energy are used at a large scale like coal, petroleum, thermal power, hydel power, etc. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जैसे थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, कोल, पेट्रोलियम, उसकी जगह हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जैसे विंड पावर एंड सोलर पावर एसेट्रा. सेकेंड पॉइंट, एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज़. आप सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में जनरली कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए वुड और ड्रंक केक का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा अदर बायोमास जितने होते हैं उनको यूज़ किया जाता है. इससे बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे पहली चीज़, इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, ग्रीन कवर रिड्यूस होता है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है. तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पर एलपीजी प्रोवाइड करने का प्रोग्राम चलाया है जिसे उज्ज्वला योजना भी बोलते हैं. और ये एलपीजी जो है एक क्लीन फ्यूल है. इससे पहली चीज़, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता और ग्रीन कवर जो रूरल एरियाज़ में ग्रीन कवर है वो बरकरार रहता है. दूसरी चीज़, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजी लोन प्रोवाइड किया है गोबर गैस प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए. गोबर गैस प्लांट जो गांव में जितना भी गोबर होता है और जितना भी वेस्टेज होती है उससे जो है एकदम क्लीन फ्यूल जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसके अलावा गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली स्लेरी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है. तो ये 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आता है द सीएनजी इन अर्बन एरियाज़. सीएनजी इन अर्बन एरियाज़ इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दिल्ली में आज से लगभग 20 साल पहले काफ़ी ज़्यादा डीजल का यूज़ होता था और पेट्रोल का. इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था और इसको कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए सीएनजी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया गया. इससे एयर पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी हेल्प मिली है और एयर पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्लीन हुई है. फोर्थ, विंड मिल्स. इन एरियाज़ वेयर द स्पीड ऑफ विंड्स इज़ यूजुअली हाई, विंड मिल्स कैन बी provide electricity without any adverse impact on the environment. Wind turbines move with the wind and electricity is generated. जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा जो है एयर सर्कुलेशन होता है, विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है. तो ऐसे एरिया में विंड मिल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है. हालांकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है लेकिन एक बार इंस्टॉल करने के बाद रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत कम एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है. और विंड मिल्स में जो टर्बाइंस लगी होती हैं वो विंड के साथ घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ये भी एकदम एनवायरमेंटल फ्रेंडली और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का माध्यम है. फिफ्थ, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल. India is naturally endowed with a large quantity of solar energy in the form of sunlight. We should promote the use of solar energy. आप सभी जानते हैं इंडिया इक्वेटर लाइन के जस्ट ऊपर स्टैब्लिश है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से होकर गुजरती है. तो इंडिया में
अच्छी सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, हमें बहुत अच्छी सनलाइट पूरे ईयर मिलती है और इसको यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। This technology is extremely useful for remote areas and for places where supply of power through grid and power lines is either not possible or proves very costly। जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो सोलर पावर की बात करते हैं, वो अधिकतर यूज़फुल है रिमोट एरियाज़ में। रिमोट एरियाज़ के साथ साथ आज शहरों में भी ये काफ़ी यूज़फुल हो रही है वैसे तो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है रिमोट एरिया में, जहाँ पर जो पावर ग्रिड के थ्रू ट्रांसमिशन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, या ट्रांसमिशन करना ही, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या पॉसिबल नहीं है। जैसे माउंटेन एरिया हो गए या बहुत ही इंटीरियर्स हो गए, तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक तो बहुत ज़्यादा, ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरा जो है उसे ट्रांसमिट करना भी इजी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में उन एरियाज़ में या उन विलेजेस में या उन रूरल बैकवर्ड एरियाज़ में फोटोवोल्टिक सेल लगाकर सोलर पावर को जनरेट किया जा सकता है और इसका यूज़ हम उस एरिया में आसानी से कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है वो टोटली पॉल्यूशन फ्री है। आजकल ये बड़े सिटीज़ में भी जो सोलर पावर है, सोलर पावर प्लांट हैं, वो भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, जैसे कि वहाँ नाइट में लाइटिंग की व्यवस्था भी सोलर पावर प्लांट से की जा रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, उनके रूफ़ पर भी, छतों पर भी जो सोलर पावर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और ये बता दिया जाए कि सोलर जो एनर्जी है वो एकदम क्लीन है, वो एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। सिक्स्थ, मिनी हाइडल प्लांट्स इन माउंटेनियस रीजन streams can be found almost everywhere. A large percentage of such streams are perennial. Many hydel plants use the energy of such streams to move small turbines. आप देखेंगे जो जितने भी इंडिया के माउंटेन एरियाज़ हैं, खासतौर से हिमालय वाले रीजन्स, उसमें सब में आपको सदा बाहर झरने देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी स्टीम्स जो हैं वो पहाड़ों से निकल रही हैं। अगर उसके नीचे मिडिल हाइडल प्लांट्स, छोटे छोटे जो है टरबाइन लगा दी जाएं, तो वो पानी के साथ मूव करेंगी और एनर्जी जनरेट कर सकती हैं। और ऐसी सिचुएशन में रिमोट एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न किया जा सकता है। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सच पावर प्लांट आर मोर और लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न इन द एरियाज वेयर दे आर लोकेटेड। जो मिडिल हाइडल प्लांट्स, जैसे बड़े पावर प्लांट लगाते हो तो आपको बहुत बड़ा रिजर्वर बनाना पड़ता है। अगर हम एक कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं और वो बहुत बड़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, तो उसमें बहुत बड़ा रिजर्वर बनाना पड़ता है। नदी की जो धारा है उसे रोकना पड़ता है। बहुत सारी वेजिटेशन, बहुत सारे विलेजेस जो है वहाँ से हटाने पड़ते हैं। तो इस तरह एनवायरनमेंट जो है डिस्टर्ब होता है। बट जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उसे लैंड यूज़ पैटर्न में बिना चेंज किए ही लोकेट किया जा सकता है। जो स्टीम गिर रही है उसी के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जा सकते, मिनी हाइडल प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और इस तरह की एनर्जी बेसिकली जो माउंटेनियन एरिया हैं, माउंटेन वाले एरिया हैं, वहाँ के रिमोट लोकेलिटी में आसानी से ट्रांसमिट की जा सकती है। दे कैन आल्सो डू अवे विद द नीड्स ऑफ लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स एंड केबल्स एंड अवॉइड ट्रांसमिशन लॉसेस। ये क्या है कि जो आपके मिडिल हाइडल प्लांट्स हैं वो इंटीरियर एरियाज़ में या माउंटेन में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, केबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में ये मिडिल हाइडल प्लांट्स जो हैं वहाँ की नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। इफ़ वी लुक बैक at our agriculture system, healthcare system, housing, transport, etc., we find all the practices
have been environmental friendly. Only recently we have drifted away from the traditional system and caused large scale damage on the environment and also for our rural heritage. Now it is the time to go back. अगर हम पुराने टाइम में देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, हेल्थ केयर सिस्टम था, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सब जितनी भी प्रैक्टिस हम करते थे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी. लेकिन आज हम उस पाथ से हट चुके हैं. ट्रेडिशनल सिस्टम की जगह हमने जो है मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाई है. अब टाइम है कि हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम की ओर लौटें. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. क्या हैं? नंबर 1, दीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन होता था वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली था. दीज आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट, यानी इसके जो नुकसान भी जो एनवायरमेंटल ट्रेडिशनल सिस्टम से जो प्रोडक्शन होता था उसके हमारे शरीर पर जो नुकसान होने वाले भी काफ़ी कम होते थे. दे डू नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड केमिकल प्रोसेसिंग. जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करके प्रोडक्शन किया जाता है उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती, इसलिए एनवायरनमेंट हमारा सस्टेन रहता है. सेकेंड लास्ट, बाय कंपोस्टिंग. Nowadays, we almost totally neglecting the use of compost and completely switch over to chemical fertilizers. The result is that large tract of productive land have been adversely affected. Water bodies including groundwater system have suffered due to the chemical contamination and demand for irrigation have been grown up year after year. आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने जो है HYV सीड्स को यूज़ किया. उसके लिए ज़रूरत थी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स. हमने कंपोस्ट की जगह केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को बहुत ही वाइडर लेवल पर इंडिया में यूज़ करना चालू कर दिया है. इससे हमारी जो प्रोडक्टिव लैंड थी उस पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जितना भी हम ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, इससे वाटर बॉडी, ग्राउंड वाटर जो है केमिकली कंटामिनेशन हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गए हैं. और इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए लगातार ज़्यादा पानी की या सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है. इस वजह से ज़्यादा जो है हमने एक्सट्रैक्शन किया है ग्राउंड वाटर का और ग्राउंड टेबल बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गई है. फार्मर आजकल थोड़ा सा अवेयर होते जा रहे हैं. नाउ डेज दे आर अगेन स्टार्ट यूजिंग कंपोस्ट मेड बाय ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप. आजकल जो है फार्मर भी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या ऑर्गेनिक पल्सेस आ रही हैं, ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स आ रहे हैं. तो वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करके, कंपोस्ट का और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं. और इससे न केवल जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो रही है, बल्कि जो है सॉइल हमारे लिए, बल्कि जो सॉइल का जो कंडीशनिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है. और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी फ्रूट और फूड दोनों जनरेट हो रहा है. बायोपेस्ट कंट्रोल. विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द एंटायर कंट्री एंटर इनटू अ फ्रेंजी टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल पेस्टिसाइड्स फॉर हायर yield. Soon adverse impacts began to show. Food product were contaminated soil, water bodies, and even groundwater polluted with pesticides. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लगातार हमारे देश में जो HYV सीड्स के कारण केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें. लेकिन आज नाउअडेज़ बहुत सारा जो है आपको बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट पर. हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो कंटामिनेटेड हो चुका है, सॉइल की फर्टिलिटी लगातार लूज़ हो रही है, वाटर बॉडीज़ वो भी कंटामिनेटेड हुई है,
ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हुआ है पेस्टिसाइड्स के यूज़ से। आज न केवल ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी जो वाटर अवेलेबल है वो पीने लायक नहीं है, यानी ड्रिंकेबल नहीं है। टू मीट दिस चैलेंज एफर्ट आर ऑन टू ब्रिंग इट्स बेटर मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इसीलिए इस चैलेंज के साथ में हमने लड़ने की कोशिश की है और आजकल हम बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे नीम की जो लीव्स होती हैं उसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अदर जो एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट जो कि पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मिक्स करके जो है यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि पेस्ट को अच्छे से जो है कंट्रोल किया जा सके। और विदाउट केमिकल जब हम ये कोशिश करते हैं तो एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो भी फूड ग्रेन है उसके साथ पल्सेस को भी साइड में ही या साथ में ही या बाद में उसकी बुआई कर दी जाती है, जिससे कि जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहें। ख़ासतौर से जब पल्सेस की खेती करते हैं तो उसमें राइजोबियम नाम का एक कीड़ा होता है जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज कर रहे हैं कि एक ही तरह की फसल उगाने से जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगते हैं। तो हम अब अलग अलग ईयर में अलग अलग फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इन एडिशन अवेयरनेस इज़ स्प्रेडिंग अबाउट वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स विच हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं कि स्नैक जो रैट होते हैं, रैट को खा जाता है, या बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि छोटे छोटे जितने भी पेस्ट होते हैं उनको खा जाती हैं और फार्मर्स की हेल्प करती हैं। तो इसलिए उन बर्ड्स और उस तरह के जो जितने भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली या इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने वाले जितने भी आपके बर्ड्स और एनिमल्स हैं, उनको आजकल उनके बारे में अवेयरनेस चल रही है और फार्मर्स उनको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट और फाइनल वीडियो था। इस वीडियो के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइटअप है, उसको पढ़ने के बाद, पूरा राइटअप पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ईज़िली सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।